If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the third part of tissues, the building blocks of life. So first and second part में plant tissue के बारे में complete हो चुका है. अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हो. इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में. ठीक है कि एनिमल के अंदर में जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी कैटेगरीज क्या है, क्या हाँ मतलब क्या काम होता है उनका, कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ के लिए, वही सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि केमिस्ट्री का भी बच्चों फर्स्ट सेकेंड चैप्टर अपलोडेड हो चुका है, थर्ड का भी एडिटिंग स्टार्ट हो चुका है. तो अगर आप लोग अभी तक केमिस्ट्री का वीडियोस नहीं देखे हो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम लोग केमिस्ट्री का वीडियोस कहाँ से देखेंगे, तो बच्चों केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आप लोग वहाँ जाके एनरोल कर सकते हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग एनरोल कर चुके हैं. हम लोग वहाँ पर वीकली ऑनलाइन क्लासेस लाइक इंटरेक्शन भी करते हैं. हर वीक संडे को जूम में बच्चे अपना डाउट क्लियर करते हैं. बहुत अच्छे से वो लोग अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं. इवन फेसबुक में हम लोग एक स्पेशल प्राइवेट ग्रुप बनाए हैं जिसमें वही बच्चे लाइक उन्हीं को परमिशन है जो कि एनरोलमेंट करे हैं. सो अगर अभी तक आप लोग नहीं करे हो केमिस्ट्री मास्टरी में एनरोलमेंट, तो आप लोग जाके कर सकते हो. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बच्चों केमिस्ट्री मास्टरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है बच्चों को. उसमें मैं बेसिक से बेसिक चीज़ बच्चों को बता रही हूँ, साथ ही साथ बोर्ड्स के हिसाब से उनको प्रिपेयर करवाया जा रहा है, बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस दिया जा रहा है, उनको चीज़ें समझाया जा रहा है. ठीक है, अगर आपका क्लास 9th में बोर्ड होगा तो सेमेस्टर वाइज किस टाइप से क्या क्वेश्चन आएगा वो अभी से लाइक चैप्टर 1 से ही हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों के लिए. एंड अगर 9th में नहीं होगा तो 10th में तो डेफिनेटली होगा. तो उस हिसाब से अभी से ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अभी से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं ताकि 9th का कॉन्सेप्ट बच्चों को 10th में काम आए. क्योंकि 9th का बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो काम आएगा, 10th में आपको टीचर्स वापस से नहीं समझाने वाले हैं. ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो अभी जाके एनरोल करो. आप लोग को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग को कैसे एनरोल करना है क्या नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन में एक नंबर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ. आप लोग वहाँ जाके कांटेक्ट करो, आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो एनिमल टिश्यू का मतलब है, जैसे कि प्लांट टिश्यू का मतलब था प्लांट्स के अंदर में जो टिश्यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू. एनिमल टिश्यूज़ का मतलब होता है टिश्यूज़ ऑफ एनिमल, है ना. एनिमल्स में जो टिश्यू पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एनिमल टिश्यू. अच्छा, एनिमल में आते हैं हम लोग. ह्यूमन भी तो एक सोशल एनिमल है ना, तो हम लोग आएंगे और आप लोगों को जो एनिमल्स दिखते हैं जानवर लोग वो लोग आएंगे. ठीक है, सो एनिमल टिश्यूज़ में आप लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ोगे. टिश्यूज़ का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस किए थे. तो हम लोग यहाँ पर उसी टाइप का टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, बट प्लांट टिश्यू के बारे में नहीं, एनिमल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. सो बच्चों एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है, मेजर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर बेसिकली फाउंड इन एनिमल्स. एनिमल्स में ना 4 ये इस टाइप के टिश्यू मिलते हैं. आपको नाम दिखता होगा, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू एक अलग टॉपिक है, मस्कुलर एक अलग टॉपिक है, कनेक्टिव एक अलग टॉपिक है, नर्वस टिश्यू एक अलग टॉपिक है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. सो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे. एपिथेलियल का एक्चुअली मतलब होता है ये ऊपर का लेयर होता है. ठीक है, सो एपिथेलियल का मतलब होता है ऊपर का लेयर. एपी का मतलब होता है अपॉन, थैलियो मीन्स होता है टू ग्रो. ठीक है, ये सब ग्रीक वर्ड है बच्चों, ग्रीक वर्ड से इस वर्ड को लिया गया है. एपी मीन्स अपॉन एंड थैलियो मीन्स टू ग्रो. एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल टिश्यू का अगर मैं डेफिनेशन देखूँ, सो एपिथेलियम इज़ अ टिश्यू. ये वो टिश्यू होते हैं जिनमें ना एक से ज़्यादा मतलब 1 और मोर लेयर ऑफ थीन प्रोटेक्टिव कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. बिकॉज टिश्यू तो सेल से ही बने रहते हैं, है कि नहीं. टिश्यू किससे बने रहते हैं, सेल से ही बने हुए रहते हैं. तो यहाँ पर ना 3, 4, 5 इस टाइप से ना लेयर होता है, ऐसे पतले पतले कंटिन्यूस शीट ऐसे लेयर होते हैं सेल के, और ये लोग बनाते हैं टिश्यू. ठीक है, सो टिश्यूज़ जो होते हैं बेसिकली ये टिश्यू इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर, मतलब एक से ज़्यादा बेसिकली लेयर होंगे, पतले पतले प्रोटेक्टिव कंटिन्यूस शीट. कंटिन्यूस का मतलब पूरा ऐसे लगातार ऐसे शीट्स प्रेजेंट होंगे. ऐसे नहीं कि यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ तक तो गायब हो गया फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, कवरिंग द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को ऐसे कवर करता है ये, और अंदर में जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना उनको चारों तरफ से ये कवर करके रखता है
होता है एपिथेलियल टिश्यू हमारे अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर में भी ऐसे प्रोटेक्शन लाइक दे के उनकी चारों तरफ कवर्ड होके रहता है। इसका लोकेशन देखेंगे हम लोग कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे पूरे बॉडी कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स मतलब उनकी कैविटीज़ में पाया जाता है, ब्लड वेजल्स में पाया जाता है, डक्ट्स में, अंदर में डक्ट्स भी तो होते हैं ना, उसमें पाया जाता है। हम लोगों के इंटरनल सरफेस ऑफ माउथ के अंदर का जो पोर्शन, जब आ करोगे आप लोगों को तो अंदर का दिखता है ना, तो वहाँ पर भी वो चारों तरफ में एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। नाक में आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, यहाँ भी एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। तो लोकेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को डेफिनेशन, लोकेशन और फंक्शन ये सब बहुत इंपॉर्टेंटली मतलब बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ पूछता है, ठीक है। तो आप लोगों को फंक्शन तो यहीं से पता चल गया कि ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी कैविटीज़ में प्रेजेंट होता है। ये अलग टाइप से आप लोग लिख सकते हो। अब इसका शेप हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप में प्रेजेंट होता है, इसका शेप कैसा हम लोग को मिलता है। तो बच्चों फ्लैट शेप भी हो सकता है, क्यूबॉइडल शेप भी हो सकता है और कॉलमनर शेप भी हो सकता है। अभी शेप के बारे में पढ़ोगे, देखो, ठीक है। तो हम लोग शेप के बारे में भी इसका हम लोग पढ़ेंगे, तो शेप भी याद रख लेना आप लोग। हुआ अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं मतलब ये सेल से बने हुए रहते हैं, तो सेल्स बहुत ही पास प्रेजेंट होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो सेल्स होते हैं ना बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, कंटिन्यूस शीट ये लोग बनाते हैं, सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तभी तो बोला है क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ब्लड वेजल्स आर एब्सेंट हियर, यहाँ पर ब्लड वेजल्स एब्सेंट होता है, इसको थोड़ा याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका नेचर है। देन इनका फंक्शन, ये लोग हमेशा अंडरलाइंग टिश्यूज़ को सब चीज़ से बचाएंगे। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, ये ऊपर वाला टिश्यू हो गया। अब अंदर में जो भी टिश्यूज़ है, अंदर में इनके नीचे में जो भी टिश्यू पाया जाएगा उसको ये लोग इंजुरी से बचाते हैं, ये लोग उसको जर्म से बचाते हैं, हीट से बचाते हैं, हार्मफुल केमिकल से बचाते हैं, ड्राइंग अप, सूखने से बचाते हैं, क्योंकि ऊपर में तो भाई ये लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो नीचे वाले को कोई दिक्कत होता नहीं है। सो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, अब देखो एग्जांपल, इसका फंक्शन ही है, ये सब फंक्शन है, ये तो पहला फंक्शन था। अब ये फंक्शन में क्या है, इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है उसका काम क्या है, डाइजेस्टेड फूड से वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्टेड फूड से। तो वो करवाने के लिए कौन मदद करता है, एपिथेलियल टिश्यू। हमारी लंग्स में जो एल्वियोली होती है, मतलब बात हो रहा है कि लंग्स में जो एपिथेलियल टिश्यू है, अब हम लोग को पता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है लंग्स में, तो वहाँ पर वो चीज़ कौन करवाता है, ये वाला मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, जो वहाँ प्रेजेंट होता है, वो मदद करवाता है। फिर जर्मिनल एपिथेलियम लिविंग इन दिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोजोआ इन मेल्स एंड इन फीमेल्स वो ओवा प्रोड्यूस करवाता है। तो बोलने का मतलब है जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब, अभी हम लोगों का जो जर्म सेल्स होता है, जर्म सेल्स क्या बोलूँ मैं, अभी जो मेल एंड फीमेल में टेस्टिस एंड ओवरीज रेस्पेक्टिवली जो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ भी बच्चों ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेल में ये क्या करता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये उधर साइड प्रेजेंट होता है, ये ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है बच्चों, तो उसकी वजह से जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है ना, वो इसकी वजह से हो पाता है, मतलब ये हेल्प करवाता है, ऐसा नहीं किसी की वजह से होता है। जर्मिनल एपिथेलियम जो होते हैं, जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ऐसे लाइनिंग करके प्रेजेंट होते हैं, दे प्रोड्यूसेस स्पर्म, उसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। एंड फीमेल्स में वो ओवरीज में प्रेजेंट रहते हैं, ओवरीज को चारों तरफ से ऐसे करके प्रोटेक्शन देते हैं, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ओवा या एग प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, ठीक है। देन सेंसरी एपिथेलियम, जो हमारा सेंस ऑर्गन है ना, तो सेंसरी एपिथेलियम जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सेंसरी स्टिमुली रिसीव करते हैं एंड कन्वे इम्पल्सेस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो सेंसरी एपिथेलियम, जैसे कि हमारा सेंस ऑर्गन है, हाथ को ही ले लो, स्किन हमारा सेंस ऑर्गन है, तो यहाँ पर जो एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है, ये लोग क्या करते हैं, स्टिमुली बाहर से ये लोग मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है, और फिर दे कन्वे इम्पल्सेस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर मैसेजेस को ये लोग क्या करते हैं, हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जगह में एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है और वो लोग वहाँ पर अलग अलग चीज़ों में मदद करते हैं। तो इस सबको ना बच्चों मैं बहुत ईजी तरीके से लिख दी हूँ, आप लोगों को ना इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग जो अलग अलग शेप पढ़े थे ना, उस हिसाब से भी एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन हो गया। तो एपिथेलियम टिश्यू का बच्चों 5 टाइप है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड स्ट्रैटिफाइड। ध्यान से ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबका ना डायग्राम के साथ साथ पढ़ना, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से बनाई हूँ, आप लोगों को अगर यहाँ पर
समझ में नहीं आ रहा तो बुक का डायग्राम देख सकते हो। अच्छा 1 मिनट, पेन कहाँ चला गया, मेरा तो पेन ही जाता है ना इधर उधर। ओके, सो फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम। सो स्क्वैमस एपिथेलियम, यहाँ पर जो भी एपिथेलियल टिश्यू में जो भी सेल होते हैं वो लोग थोड़े फ्लैट होते हैं, चिपटे चिपटे से होते हैं, फ्लैटेंड और पॉलीगनल सेल्स होते हैं, अलग अलग, मतलब पॉलीगनल मतलब 3 से ज़्यादा उनका सपोज कोना होता है, तो पॉलीगन टाइप रहते हैं वो लोग, फ्लैटेंड होते हैं, पॉलीगनल सेल्स होते हैं, फिटेड टुगेदर लाइक टाइल्स इन अ मोजाइक फ्लोर। जैसे कि आप लोग फ्लोर को देखोगे तो टाइल्स लोग कैसे फिट करते हैं टाइल्स को, पूरा पास 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 रहते हैं, तो इनका भी उसी हिसाब से अरेंजमेंट रहता है। तो याद रखना कि ये लोग फ्लैट होते हैं, पॉलीगनल सेल्स होते हैं, ठीक है, और बहुत पास पास ये लोग फिटेड रहते हैं, बहुत पास पास रहते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, फ्लैटेंड एंड पॉलीगनल। देन इसका लोकेशन, लोकेशन क्या होता है, इट लाइन्स द लिम्फ सेल्स इन बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हो, हमारी किडनी में प्रेजेंट होता है। तो किडनी में जो लिम्फ वेजल्स होते हैं, देखो बच्चों लिम्फ वेजल्स क्या है, शायद मैं लिम्फ सेल बोल दी थी गलती से। हमारे बॉडी में ना जैसे कि खून जाता है ना ब्लड वेजल से, वैसे लिम्फ करके एक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड, आप लोग पढ़े हो क्लास 8 में, जो कि लिम्फ वेजल से ट्रैवल करता है। उसमें ना WBC होते हैं, जैसे कि सपोज जो इस टाइप से एक ट्यूब जैसा रहता है, वेजल्स रहता है, वो कलरलेस लिक्विड होता है, उसमें उसमें WBC होते हैं, जो कि पता है क्या करते हैं। अब WBC का आप लोगों को पता है फंक्शन, इन्फेक्शन को वो प्रिवेंट करता है। तो WBC जो इसके अंदर में लिम्फ के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, अंदर ही अंदर हमारे सेल को लाइक वो लोग क्लीन करते हैं, ठीक है, सेल को नहीं, इनसाइड ऑफ द बॉडी को वो लोग क्लीन करते हैं। और अगर बाई चांस कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो उसको फैलने से वो लोग, स्प्रेड होने से वो लोग कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि बाउमन्स कैप्सूल जो किडनी में पाया जाता है, वहाँ पर जो लिम्फ वेजल्स होते हैं ये लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम वहाँ पाया जाता है। ब्लड वेजल में भी स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, हमारे मुंह के अंदर अंदर में पाया जाता है। नेसल कैविटी में पाया जाता है। हमारे लंग्स में जो एल्वियोली होती है वहाँ भी पाया जाता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उनका शेप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फंक्शन क्या है, अंडरलाइंग पार्ट्स को, ये मतलब हमारे बॉडी के अंदर अंदर में जो भी पार्ट्स होते हैं उनको ये लोग इंजुरी से बचाते हैं, जर्म से बचाते हैं और सूखने से, ड्राइंग अप होने से बचाते हैं। तो पहला जो था वो स्क्वैमस एपिथेलियम, वो हो गया कंप्लीट। सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक और चीज़, अगर आप लोग को लिखना है लिम्फ के बारे में तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिम्फ क्या होता है ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो, बट ले लो, लेना है तो, है ना, ठीक है, ओके। अभी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब ये वो एपिथेलियम टिश्यू है जिसका जो सेल होता है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। क्लियर, क्यूबॉइडल शेप का होता है। अभी मैं अगर फोटो दिखाऊं बुक में, बुक का फोटो तो तगड़ा दिख रहा है, मेरा तो ऐसे ही बना है। ये है बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये देखो, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, मतलब ये एपिथेलियल, ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जिसके जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली थोड़े क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, क्यूबॉइड टाइप के वो लोग दिखते हैं, ठीक है, मतलब इस टाइप से बोल रहा है। लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर शेप भी यहाँ पर बोल दिया है क्योंकि इनका हाइट और विड्थ सब इक्वल होता है। मैक्सिमम यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनका हाइट और उनका चौड़ाई इक्वल होता है, ठीक है। और अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये लोग थोड़ा पॉलीगनल शेप के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, पॉलीगनल शेप के दिखते हैं, ये देखो। अच्छा, सबके अंदर भी आप लोगों को दिखता होगा न्यूक्लियस, दिख रहा है, तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। और न्यूक्लियस कहाँ होता है, जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, तो सेल के सेंटर में, सेल के सेंटर में, सेल के सेंटर में। तो यहाँ पर मैं जो जो चीज़ें बोली हूँ ना वही सिंपल्स है यहाँ पर कोर्स में आपके, मैं यहाँ पर लिख भी दी हूँ। ये क्यूबॉइडल सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये लोग थोड़ा सा स्क्वायर टाइप भी दिखते हैं, ऊपर से देखोगे तो पॉलीगनल शेप दिखेगा। इनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं बहुत सारे, और न्यूक्लियस जो होते हैं वो लोग राउंड शेप के होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, इसलिए मैं गोल गोल बनाई हूँ। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में, सेल के सेंटर में। क्लियर, ओके। लोकेशन, ये लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस टाइप के टिश्यू, किडनी ट्यूब्यूल्स में, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड में। किडनी ट्यूब्यूल्स आपको पता होगा, किडनी से बहुत सारे ट्यूब्स निकले हुए रहते हैं तो उसमें पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड पसीना वाला ग्लैंड होता है, जो हमारा इतना जो स्वेटिंग होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में स्वेट ग्लैंड होते हैं, वो लोग पसीना को रिलीज करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड हमारे मुंह में होता है बहुत सारा, जो कि हमारा सलाइवा को रिलीज करता है, तो ये लोग वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एक्सक्रीशन में मदद करवाना, सिक्रेशन में, एब्जॉर्प्शन में, मतलब ये सब चीज़ों में इनका मदद करवाने का काम बेसिकली रहता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ये सब ग्लैंड को, बिकॉज ये सब ग्लैंड जब काम करते हैं तो इनको स्ट्रेंथ चाहिए, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, इनको ये लोग ही प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, वो सबको मैकेनिकल स्ट्रेंथ यही क्यूबॉइडल एपिथेलियम लोग प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम भी देख लो, कॉलम जैसा दिख रहा है, खंबा जैसा दिख रहा है, फोटो में देखोगे तो बेटर समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो कॉलमनर का मतलब होता है पिलर लाइक। एक बार बस डायग्राम देखो, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ और आप लोग डायग्राम देख के समझो। तो इनका थोड़ा पिलर टाइप अपीयरेंस होता है, पिलर खंबा जैसे दिख रहे हैं ये लोग, लंबे लंबे रहते हैं, सिलिंड्रिकल सेल होता है, सिलेंडर जैसा शेप दिख रहा है ना इनका, ऐसे सिलेंडर के इस टाइप से शेप होता है। तो सिलेंडर टाइप सेल होता है, एक दूसरे के बाजू बाजू में साइड बाय साइड लगे रहते हैं, लंबाई ज़्यादा होता है इनका। ठीक है, विड्थ के कंपैरिजन, चौड़ाई के कंपैरिजन इनका लंबाई ज़्यादा होता है। इनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस थोड़ा सा नीचे नीचे में, सेंटर में नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबे हैं ना, तो बेसल पार्ट में इनका न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब नीचे नीचे में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखी हूँ वो भी थोड़ा देख लो। पिलर लाइक अपीयरेंस है इनका, सिलिंड्रिकल सेल्स है, मतलब इनके जो शेप है, यहाँ सिलिंड्रिकल सेल लिख दी हूँ तो वहाँ से समझ जाओ कि इनका शेप के बारे में बात कर रहा है कि सिलिंड्रिकल शेप इनका होता है। सेल्स आर मच टॉलर देन दे आर वाइड, मतलब सेल का यहाँ पर लंबाई ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर विड्थ। न्यूक्लियस लाई एट द बेस ऑफ द सेल, सेल के बेस में मतलब नीचे की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लिख भी दी हूँ। ये बच्चों बेसिकली ये यहाँ से देखो, ये देखोगे तो ये है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ से सेल खड़ा है और नीचे वाला ये कनेक्टिव टिश्यू है, सब में ऐसा ही है। ठीक है, इनका लोकेशन स्टोमक में और इंटेस्टाइन के अंदर अंदर में ये लोग प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। यहाँ पर क्या दिया है, फंक्शन सेम है। ठीक है, सेम दिया है, ऑब्वियसली सेम ही दिया रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये ऐसे सेल होते हैं, मतलब ये जो टिश्यू होते हैं इनमें सेल ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली उनका जो शेप का बात करूँ तो थोड़ा सा कॉलमनर टाइप इनका शेप होता है, मतलब उसी टाइप से रहते हैं, थोड़ा सा कॉलमनर टाइप ही इनका लाइक थोड़ा सा प्रॉपर्टीज रहता है। ठीक है, इसमें सेल बहुत बड़े बड़े रहते हैं और वो लोग म्यूकस सिक्रेट करते हैं, मतलब ये इसके जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, मैं यही बनाई हूँ तो ओके। तो बच्चों ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, अब टिश्यू होते हैं मतलब सेल से बने, इसलिए मैं सेल बोल रही हूँ। इनके अंदर में जो सेल पाए जाते हैं ना, थोड़े लार्ज सेल होते हैं, बड़े बड़े सेल होते हैं यहाँ पर, और वो लोग म्यूकस सिक्रेट करते हैं। म्यूकस का मतलब होता है जेली टाइप, लिक्विड टाइप सब्सटेंस वो लोग सिक्रेट करते हैं। दे आर ऑल्सो फोल्डेड इनवर्ड टू फॉर्म ट्यूबुलर हॉलो ग्लैंड, मतलब ना जो सेल होते हैं ना वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होके रहते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड होके रहते हैं, और वो लोग अंदर में ना हॉलो खोखला सा ग्लैंड बनाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड होता है, टीयर ग्लैंड होता है, जिस टाइप का वो लोग रहते हैं ना, टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, अंदर से वो लोग थोड़े से हॉलो जैसे रहते हैं। तो ये लोग का भी उसी हिसाब से बोल रहा है कि ये लोग अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड होके रहते हैं और हॉलो ग्लैंड्स ये लोग बनाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड होता है, टीयर ग्लैंड होता है और हमारा लीवर होता है। ठीक है, इसका डायग्राम देखो, पर यहाँ से बेटर है यहाँ समझोगे आप लोग। ये देखो इसका डायग्राम, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे हेयर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये माइक्रोविली है बच्चों, और इन लोगों का देखो कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर इनका शेप दिया हुआ है। इनमें भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस तो ऊपर नीचे हर जगह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है, हमने जो पढ़े हैं ना, ये लोग म्यूकस सिक्रेट करते हैं, तो ये लोग यहाँ पर ऐसे म्यूकस सिक्रेट करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये लोग? स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, रेक्टम में। रेक्टम बच्चों हम लोगों को ना, वो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना उसका पार्ट होता है रेक्टम, तो हम लोग को रेक्टम में मिलते हैं ये लोग, स्टोमक में मिलते हैं, पेट में, इंटेस्टाइन में मिलते हैं। वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ पर हम लोग को ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू प्रोड्यूस एंड सिक्रेट सब्सटेंसेस लाइक हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, ये सब हॉर्मोन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सबको प्रोड्यूस करना वो होता है इनका काम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना म्यूकस भी सिक्रेट करता है, तो उसी को उसी हिसाब से आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट, सिलिएटेड एपिथेलियम। 5th नंबर टाइप जो है इसका वो है सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं कितना टाइप लिख दी हूँ यहाँ पर। एक हो गया स्क्वैमस 1, क्यूबॉइडल हो गया 2, ये हो गया 3, कॉलमनर में ही बच्चों ग्लैंडुलर को दिया था। चलो ठीक है, एक काम करो, कोई बात नहीं अगर मैं अलग लिख दी हूँ तो, वरना ना कॉलमनर के अंदर में ही ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना ये लोग थोड़े कॉलमनर टाइप ही दिखते हैं, तो मैं यहाँ पर उसको 4th नंबर टाइप लिख दी हूँ। पर ठीक है, आप लोग उसको एक साथ मिक्स भी कर सकते हो, अलग लिखोगे तो लिख देना, अगर आपकी बुक में अलग से मैंशन है तो वैसे कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड का मतलब होता है सिलिया। ठीक है, सिलिया आप लोग सुने होंगे, है ना, सिलिया ऐसे हेयर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो किस टाइप से मूवमेंट करता है,
तो सिलिएटेड एपिथेलियम बोल रहा है ये ऐसे एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जिनका शेप या तो क्यूबॉइडल हो सकता है या फिर कॉलमनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यूबॉइडल टाइप भी दिख सकते हैं, कॉलमनर टाइप भी दिख सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ इनके स्ट्रक्चर का, तो इनका जो फ्री एंड है ये यहाँ पर सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है। सिलिया ऐसे बाहर की तरफ ऐसे करके निकला हुआ रहता है एंड इट मूव्स द मटेरियल एंटरिंग द ऑर्गन। ये सपोज कोई भी ऑर्गन में कोई मटेरियल एंटर कर रहा है तो मतलब उनको मूव करवाने का काम, क्योंकि बिकॉज इनका मूवमेंट इस टाइप से रहता है तो इनका काम ही वैसा रहता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम के लिए बोल रहा है क्या, इनका क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों शेप हो सकता है। अब उसी हिसाब से शेप के हिसाब से देखेंगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। क्यूबॉइडल वाले का शेप क्यूबॉइडल होगा, कॉलमनर वाले का शेप कॉलमनर होगा। इनमें भी सिलिया प्रेजेंट होगा, इनमें भी सिलिया प्रेजेंट होगा। क्या डिफरेंस है इनका, लोकेशन। क्यूबॉइडल वाले रहते हैं यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में और ये जो कॉलमनर वाले रहते हैं वो रहते हैं हमारे विंड पाइप में, ट्रैचिया बोलते हैं ना जिसको, विंड पाइप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गले तरफ। लास्ट जो है वो है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। मैं काम ही करती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं काम कर देती हूँ, ग्लैंडुलर का टाइप काट देती हूँ। ये जो ग्लैंडुलर है वो कॉलमनर के अंदर में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलिएटेड को मैं 4th लिख देती हूँ और लास्ट जो स्ट्रैटिफाइड है उसको मैं 5 कर दे रही हूँ, ठीक है ना। ओके, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये जो एपिथेलियम होते हैं यहाँ पर बोल रहा है स्ट्रैटिफाइड में कि डिफरेंट, इसमें ना बहुत सारा अलग अलग एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग लेयर में। इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स। इसमें मतलब बहुत सारे लेयर में, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक के ऊपर एक लेयर, तो अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज यहाँ पर लेयर बाय लेयर प्रेजेंट होते हैं, लेयर बाय लेयर प्रेजेंट होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि एक जैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो टिश्यू बनाते हैं, कहीं कहीं पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन लेयर में रहेंगे। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्किन में एंड कॉर्निया में। कॉर्निया कहाँ होता है, हमारे आँख में, ठीक है। इनका डायग्राम बुक में देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो, ये इसका डायग्राम है। तो ये स्ट्रैटिफाइड है, मतलब स्ट्रैटा, आप लोग सुने हो ना सेडिमेंटरी रॉक जिसमें स्ट्रैटा करके वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड मतलब लेयर्स, लेयर्स का बात कर रहा है। देखना सेडिमेंटरी रॉक में लेयर्स, एग्जाम्पल आप कोल ले लो, कोयला, कोयला में कैसे लेयर 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 दिखता है हम लोगों को, तो यहाँ पर भी ये लेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेवरल लेयर्स हम लोग को देखने को मिलता है। देखो, शेप और लोकेशन और फंक्शन, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हर एपिथेलियल टिश्यू का आप लोगों को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। क्लियर। नाउ मस्क्यूलर टिश्यू, तो आप लोगों का वो पहला टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज एपिथेलियल टिश्यू ओवल। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज मस्क्यूलर टिश्यू, वेरी सिंपल। मस्क्यूलर टिश्यूज आर दैट टिश्यूज जो कि हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लोग पाए जाते हैं हमारे मसल्स में। 1 मिनट, ओके। सो ये हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दिस टिश्यूज जो हमारा मस्क्यूलर टिश्यू होता है ना, उसमें लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग नैरो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मसल्स फाइबर। इसको याद रखना। मस्क्यूलर टिश्यू जो होता है, अब टिश्यू है तो वो सेल से बना होगा, तो किस टाइप के सेल वहाँ पर पाए जाते हैं, लंबे लंबे और पतले पतले नैरो सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम मसल्स फाइबर बोलते हैं। तो मस्क्यूलर टिश्यू में मसल्स फाइबर रहते हैं। मसल्स फाइबर क्या है, सेल्स को ही हम बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो मसल्स फाइबर होते हैं बहुत सारे रहेंगे, क्योंकि ये लोग सेल ही हैं। तो जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो मसल्स फाइबर है, वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं। सो मसल्स फाइबर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये सेल लोगों को, ये मसल्स फाइबर को जोड़ के रखते हैं। मैं बार बार जो सेल बोल रही हूँ ना, वो मैं मसल्स फाइबर का ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू सेल से बना हुआ रहता है, लंबे लंबे पतले पतले सेल, वही सेल को यहाँ पर मसल्स फाइबर बोला गया है। और जब हमारा बॉडी का मूवमेंट होता है तो यही जो सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू के अंदर में, ये जो मस्कुलर फाइबर होते हैं, ये लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। अब याद रखना आप लोग एक चीज़, कभी भी हम लोग की बॉडी का मूवमेंट होगा तो मसल्स वहाँ पर काम करेंगे। मसल्स में जो सेल होते हैं ना, वो लोग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, तो ही बॉडी का मूवमेंट देखने को मिलता है। नाउ दिस मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेड मसल्स, मतलब हमारा जो मसल्स होता है, बेसिकली मसल्स का ही बात कर रही हूँ, मस्कुलर टिश्यू नहीं, मसल्स का बात कर रही हूँ अब, क्योंकि वैसे समझाना अच्छा रहेगा। हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स, सेकेंड इज अनस्ट्रेटेड मसल्स, थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स को हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं।
कार्डियक मसल्स को दूसरा कुछ नाम से नहीं बुलाते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट। कार्डियक मसल्स मतलब सिर्फ हार्ट में पाया जाएगा। आप लोग कभी भी कार्डियक वर्ड सुनोगे मतलब हार्ट से रिलेटेड, ऐसे याद रखना, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैं एक और नाम लिखी हूँ। स्ट्रेटेड मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स के साथ साथ स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पढ़ेंगे। और वो लोग ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये मसल्स को देखो, ऐसे लंबे लंबे मसल्स होते हैं, मतलब ये जो मसल्स है ना, इनमें इनका स्ट्रक्चर देखो, ऐसे लंबे लंबे से होते हैं, पतले पतले से सिलेंड्रिकल होते हैं। इनका जो एंड होता है ब्लंट एंड, ऐसे कोई टैपरिंग इस टाइप से एंड नहीं है ना, ऐसे ही नॉर्मल एंड है इनका। लंबे लंबे सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। क्या ऐसा हुआ है कि कहीं से भी मसल्स ऐसे ब्रांचिंग हो गया है, जैसे यहाँ पर ब्रांचिंग हुआ है, कहाँ बताऊँ, ब्रांचिंग का मतलब यहाँ से समझो, जैसे यहाँ पर देखो कैसे ब्रांचिंग हो गया, ये मसल्स आगे जाके ऐसे डिवाइड हो गया, ऐसे लंबा सा और खुल गया है, तो ऐसे यहाँ ब्रांचिंग हो गया है, लेकिन क्या इसमें ऐसा दिख रहा है, नहीं, तो ये लोग अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो मसल्स होते हैं इनमें आप लोग एक और चीज़ देखो, इस टाइप से आप लोगों को ना लाइट एंड डार्क ऐसे बैंड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये है डार्क बैंड, बीच वाला हो गया लाइट बैंड, ये हो गया डार्क बैंड, बीच वाला हो गया लाइट बैंड। अगर डायग्राम देखोगे तो इस टाइप का यहाँ पर हम लोग को स्ट्रेन्स देखने को मिलता है, ये डार्क ये लाइट, डार्क लाइट, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, इनका नाम ही स्ट्रेटेड मसल्स बोला है क्योंकि इसमें ऐसे स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं, लाइट डार्क लाइन देखने को हम लोगों को मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें। ये मसल्स जो होते हैं दे आर अटैच टू बोन्स, ये हड्डियों से अटैच होते हैं, मतलब हमारा जो हड्डी होता है, जैसे हमारा ये हड्डी है, तो ये जो मसल्स है वो लोग हड्डी से अटैच होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, बिकॉज दिस मसल्स आर अटैच टू आवर बोन्स, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। और ये मसल्स हमारे अकॉर्डिंग चलता है, मतलब दीज आर अंडर आवर कंट्रोल, दे आर अंडर आवर विल, इनका जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल के अंदर है, इसलिए हम लोग इनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर मूवमेंट इज अंडर आवर विल, देयर मूवमेंट इज अंडर आवर विल, दे हैव स्ट्रेन्स लाइट एंड डार्क, दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन देम, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो लंबे से नैरो सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड होते हैं। देन अब ये लोग सेल है तो अंदर में साइटोप्लाज्म भी होगा, इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। तो अगर मैं साइटोप्लाज्म का बात करूं तो यहाँ पर इनके अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होता है मायोफाइब्रिल्स विच शोज अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड, मतलब हम लोग को इनमें जो ये हल्का हल्का ये लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिल रहा है, दैट इज ड्यू टू दिस मायोफाइब्रिल्स। तो क्वेश्चन आएगा कि हम लोग को क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि मायोफाइब्रिल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और हर एक मसल्स फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये एक मसल फाइबर है, ये एक है, इसमें देखो हम लोग को 2 देखने को मिल गए, इसमें हम लोग को 2 देखने को मिल गए, इसमें हम लोग को 3 देखने को मिल गए न्यूक्लियस, ये सब न्यूक्लियस है रेड रेड वाला, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है न्यूक्लियस कितना है क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, अब मैं आप लोगों को बोली कि ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, मतलब अगर मैं हाथ में भी ऐसे मूवमेंट कर रही हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में ये मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ के जो मसल्स होंगे वो लोग भी स्ट्रेटेड मसल्स होंगे, वॉलेंट्री मसल्स होंगे, तो इनका मूवमेंट इनका जो लोकेशन है वो आप लोग देखो आर्म्स में, लेग में, टंग का भी तो मसल्स हमारे कंट्रोल में होता है कि नहीं, फेस में, नेक में, ऐसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देन अनस्ट्रेटेड मसल्स, सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स आर अनस्ट्रेटेड मसल्स, जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, और साथ साथ एक और नाम है स्मूथ मसल्स। अब ये जो मसल्स होते हैं इनको स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कोई लाइट एंड डार्क बैंड्स स्ट्रेन्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो स्मूथ मसल्स, ये लोग इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, इनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इनका शेप देखोगे तो भाई स्पिंडल शेप है, देखो इनका शेप देखो, और ये लोग बंडल में रहते हैं, कोई प्रॉपर ढंग का शेप नहीं है। और ईच मसल्स फाइबर में एक ही न्यूक्लियस, ये एक मसल फाइबर है, इसमें एक न्यूक्लियस, ये एक मसल फाइबर एक न्यूक्लियस, तो हर एक मसल फाइबर में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका लोकेशन देख लेंगे, तो लोकेशन एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, मतलब माउथ, फूड पाइप, एलिमेंट्री कैनाल बता रही हूँ, स्टोमक, इंटेस्टाइन, एनस तक, मतलब मुंह से लेकर एनस तक जो जो एरिया इन्वॉल्व है जहाँ से खाना ट्रैवल करता है वो सब को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, आइरिस ऑफ आई, आँख का जो कलर हमको दिखता है ना, कलर्ड पार्ट ऑफ आई आइरिस बोलते हैं, वहाँ पर रहता है, ब्लड वेजल्स में रहता है। ब्लड वेजल्स का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है।
आँख का जो मसल्स का कंट्रोल है हमारे हाथ में है क्या? नहीं, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए लोग इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। लास्ट है कार्डियक मसल्स। सो कार्डियक मसल्स आर ओनली फाउंड इन आवर हार्ट। अच्छा, हार्ट का भी तो जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। सो दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल इट्स मूवमेंट। आप लोग अगर अपना सांस को रोक दोगे और सोचोगे यू कैन स्टॉप योर हार्ट बीट, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। देन ये जो मसल्स होते हैं, द मसल्स ऑफ हार्ट, दे वर्क टायरलेसली, मीन्स जब से हार्ट का एग्जिस्टेंस आया होगा, ठीक है, जब हम एग्जिस्ट जब कर रहे हैं, जब से कर रहे हैं, लाइक फ्रॉम दी वूम ऑफ आवर मदर, वहाँ से हमारा हार्ट जो बना है, तो वहाँ से ये मसल्स कंटिन्यू काम करना स्टार्ट किया है, इट वर्क्स टायरलेसली, और ये कब तक काम करेगा? टिल आवर डेथ, ठीक है। तो ये कभी रुकता नहीं है, इनका काम कभी रुकता नहीं है। सो कार्डियक मसल्स वर्क टायरलेसली, टायरलेसली, इसको याद रखना, बिना थके वो लोग काम करते हैं। मतलब वो अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज, हम लोग जब अपने मदर के वूम में प्रेजेंट थे, उस समय जब हमारा हार्ट बना होगा तो ये मसल्स आए होंगे, है ना। ये मसल्स वहाँ से काम करना शुरू किया है और ये रुका नहीं है, अभी तक नहीं रुका है बच्चों। कब रुकेगा? जब हम लोग ऊपर पहुँचेंगे तब, ठीक है। देन इनवॉलेंट्री, ये भी याद रखना, सिलिंड्रिकल शेप होता है इसका, थोड़ा सा सिलेंडर टाइप शेप होता है। देन स्ट्रेटेड, इनमें हम लोग को ऐसे बैंड्स देखने को मिलते हैं, ये लोग शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ये भी याद रखना। देन मसल फिलामेंट्स आर कनेक्टेड विथ डार्क जंक्शन फॉर इंटरकैलेटेड डिस्क। बच्चों ये जो लाइन है ना लास्ट का, मसल फिलामेंट्स आर कनेक्टेड विथ डार्क जंक्शन कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगी क्योंकि बुक में नहीं दिया है कि इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पर है, ठीक है। मैं डायग्राम यहाँ पर आपको शो कर दूंगी, मैं एक फ़ोटो शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। सो अभी है कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, अभी ये कनेक्टिव टिश्यू। सो नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही हमको पता चल जाता है कि ये कनेक्ट करता है, जैसे कि हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि देखना वो बॉडी का हर पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, हर जगह तो घूम रहा है ब्लड, है ना। सो इट बाइंड, सो इट इज अ बाइंडिंग टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, और ये थ्रू आउट द बॉडी पाया जाता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो थ्रू आउट द बॉडी पाया जाता है बच्चों, एंड इट फॉर्म्स अबाउट 30% ऑफ द बॉडी वेट। हम लोग का बॉडी वेट का 30% इनकी वजह से होता है। ऑर्गन्स के चारों तरफ में ये लोग एक शीट बना के रहते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि आप लोग हार्ट ले लो, आप लोग किडनी ले लो, तो उनके चारों तरफ में ये लोग एक शीट बना के रहते हैं, शीट बना के ये लोग रहते हैं। इट हैज़ एबंडेंस ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब इनके अंदर में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनके अंदर में ना बहुत सारे हम लोगों को मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हम लोगों को कनेक्टिव टिश्यू सेल्स देखने को मिलेंगे, मतलब इन्हीं के सेल्स देखने को मिलेंगे। साथ साथ में हम लोगों को फाइबर्स देखने को भी मिलते हैं। फाइबर्स जो होता है ना वो सेल से बना हुआ रहता है। मैट्रिक्स क्या होता है मैं वो बता देती हूँ। ओके, सो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स बेसिकली ना एनिमल एंड प्लांट के सेल में एक मटेरियल होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें बहुत ही अलग, मतलब जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसके अंदर में एम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए रहते हैं। तो मैट्रिक्स उसी टाइप का सब्सटेंस होता है। और आप लोग याद होगा आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, वो भी आप लोग पढ़े हो, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में मैट्रिक्स पाए जाते हैं, इसके सेल्स पाए जाते हैं, और साथ साथ फाइबर्स पाए जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि इनके सेल्स कैसे रहते हैं, तो दे आर लूजली पैक्ड। इनके सेल्स जो होते हैं वो लोग लूजली पैक्ड होते हैं बच्चों, ठीक है। और नॉन लिविंग होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लोग नॉन लिविंग होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये लोग नॉन लिविंग होते हैं। फंक्शन देख लेते हैं हम लोग, इसका फंक्शन आता है एग्जाम में। फंक्शन होता है कि जैसे हम लोग पढ़े हैं कि ये लोग ऑर्गन्स के चारों तरफ में प्रेजेंट होते हैं, तो ये लोग उनको प्रोटेक्शन देते हैं। ऑर्गन्स के चारों तरफ प्रेजेंट होकर ये लोग उसको प्रोटेक्शन देंगे, जैसे किडनी की तरफ रहते हैं, टेस्टिस के चारों तरफ रहते हैं, स्प्लीन के चारों तरफ रहते हैं, तो ये लोग वहाँ पर प्रोटेक्टिव शीट का काम करते हैं। देन इसका तो काम ही है, ये तो बाइंडिंग टिश्यू है, तो इट बाइंड्स वन अनदर। जैसे कि मसल्स को ये स्किन के साथ जोड़ता है, मसल्स को ये बोन्स के साथ जोड़ता है, तो इसका काम ही है बाइंड करना। मसल्स को स्किन के साथ कनेक्टिव टिश्यू जोड़ के रखेगा, मसल्स को हड्डी के साथ कनेक्टिव टिश्यू जोड़ के रखेगा, ठीक है। फिर इट फॉर्म्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स। बोन्स एंड कार्टिलेज के लिए ये एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। क्या करता है आप लोग आगे चलकर पढ़ोगे। इसका टाइप्स देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सो बेसिकली ये होता है 3 टाइप का, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 3 टाइप का ये होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है, देखो इसका नाम थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना,
हाँ, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हेल्प्स इन पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स। मतलब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये लोग ऑर्गन्स को अच्छे से पैक करके बाइंड करके जोड़ के रखते हैं। ये भी 3 टाइप का होता है, एरियोलर, फाइब्रस और तीसरा है एडिपोज। ये रहा, तीसरा है एडिपोज, ठीक है। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे एपिडर्मिस के नीचे में पाया जाता है। इट इज फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट है, फंक्शन आ जाता है। इट मेक्स स्किन इलास्टिक टू विस्टर्न स्ट्रेचिंग। हमारा स्किन ना अब स्ट्रेच होता है बच्चों, देखना बहुत जगह स्किन में वो सेल्यूलाइट प्रेजेंट होता है ना, ऐसे लाइनिंग लाइनिंग दाग दाग जैसे प्रेजेंट होता है, लंबा सा लकीर जैसा, तो हमारा स्किन स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्किन को स्ट्रेच मतलब इलास्टिक बनाता है ताकि वो अच्छे से स्ट्रेच हो सके। देन ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इसका एक और काम है, ये स्किन को मसल्स के साथ बाइंड करता है। बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू ही तो है ना, उसी का ही तो टाइप है ये, तो ये लोग भी तो बाइंड करेंगे। तो ये हमारे स्किन को मसल्स के साथ बाइंड करता है, अटैच करता है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स को सराउंडिंग टिश्यू के साथ, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स जो हमारा जो खून जो नस होता है जो कि खून को लेके जाता है, जो नर्व्स होते हैं उनको ये सराउंडिंग टिश्यू के साथ, उनके आजू बाजू वाले टिश्यू के साथ ये बाइंड करके रखता है। देन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में 2 जन आएंगे, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ लिगामेंट का, तो लिगामेंट हमारे हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। फिर क्वेश्चन आता है डैश कनेक्ट बोन टू बोन, तो लिगामेंट्स। किसी किसी का एक्सीडेंट होता है तो लिगामेंट्स फट जाता है, तो भाई चलने वलने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो हड्डी हड्डी को जोड़ता है। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। लिगामेंट्स बहुत इलास्टिक होते हैं, ठीक है। इलास्टिक होते हैं, क्यों इलास्टिक होते हैं? क्योंकि उनके मैट्रिक्स में, अब मैट्रिक्स का मतलब ऐसे सोचो, उनके अंदर में जो गद्दीदार टाइप रहता है, सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसमें येलो इलास्टिक फाइबर होता है। ये लोग इलास्टिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर में ना इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो इलास्टिक नेचर के होते हैं। टेंडन्स हमारे मसल्स को हड्डी से जोड़ता है, मतलब हमारा हड्डी में जो मसल्स जुड़े हुए रहते हैं ना, उसको टेंडन्स जोड़ता है। टेंडन्स लोग इलास्टिक नहीं होते, वो लोग रफ एंड टफ और इनइलास्टिक होते हैं। इनके अंदर में जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो मतलब इनइलास्टिक होते हैं और वाइट कलर के होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं। लेकिन लिगामेंट्स के अंदर में येलो इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं। इनका डिफरेंस आता है, तो मैं डिफरेंस के हिसाब से ही बता रही हूँ। इसके वाइट है, इसके येलो है, इसकी इनइलास्टिक, इसके इलास्टिक। ये मसल्स को बोन से जोड़ता है, ये बोन्स को बोन से जोड़ता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। बच्चों एडिपोज टिश्यू बेसिकली हमारा हिप एरिया में पाया जाता है। ऐसे तो थ्रू आउट द बॉडी रहता है, लेकिन एक गद्दीदार टाइप देता है, एज अ पैडिंग ये अंडर द स्किन काम करता है। सो इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द बॉडी। इट इज़ फाउंड अंडर द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। अंदर में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना उनके बीच में, क्योंकि दिक्कत ना हो, है ना, गद्दीदार टाइप ये प्रोटेक्शन देता है उनको। क्लियर? सो इट इज़ फाउंड अंडर द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। It acts as a padding under the skin which act as an insulation for retaining body heat. बॉडी का हीट को मेंटेन करने के लिए ये एक तो पैडिंग की तरह काम करता है, इंसुलेशन की तरह काम करता है। वरना हमारा बॉडी का हीट पूरा बाहर निकल जाएगा तो दिक्कत होगा। लेकिन देखना हमारे बॉडी का हीट मेंटेन होकर रहता है, तो एडिपोज टिश्यू की वजह से भी रहता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप का होता है। पहला तो हम लोग पढ़े कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों कार्टिलेज एंड बोन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले कार्टिलेज देख लो। कार्टिलेज नॉन पोरस टिश्यू होते हैं, मतलब जो कार्टिलेज होता है ना वो मतलब पोर्स नहीं होते, छेदा छेदा उसमें नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आप लोग पत्थर देखे होंगे बहुत सारा, या हमारे स्किन में पोर्स नहीं होता है, छोटा छोटा दाना दाना जैसा दिखता है, छेदा छेदा टाइप में दिखना गाल उल में। तो यहाँ पर कार्टिलेज के लिए बोल रहा है ये लोग नॉन पोरस टिश्यू। ये जो टिश्यू होते हैं इनमें पोर्स नहीं रहते, ये हमारे जॉइंट्स को और बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कोई नर्व्स नहीं होते हैं। जो जो इम्पॉर्टेंट है ना मैं सब लिखती हूँ, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कार्टिलेज में ऐसे कोई नर्व्स, कोई ब्लड वेजल्स नहीं होते। इनके जो सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स हम लोग बोलते हैं, और दे आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस फॉर लैक्यूनिया, ठीक है। इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर थ्रू आउट द बॉडी। कार्टिलेज क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग के बॉडी में जो प्रेजेंट होता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अब जैसे कि ये हड्डी के एंड में प्रेजेंट होता है, ये हमारा हड्डी है, हड्डी के एंड में ये प्रेजेंट है। तो जब हम लोग मूवमेंट करते हैं तो भाई हड्डी से हड्डी लाइक वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, घसड़ाएगा तो हड्डी घिसा जाएगा, है ना। तो उसको रोकने के लिए
उसको रोकने के लिए वहाँ पर कार्टिलेज रहता है, कार्टिलेज वहाँ पर भरा हुआ रहता है। कार्टिलेज क्या करता है, फ्रिक्शन हड्डी का एंड में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर ये फ्रिक्शन को कम करता है एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रबिंग टुगेदर। जब हम लोग काम करते हैं, हमारा जॉइंट्स वाला एरिया मूव करता है तो वहाँ पर कार्टिलेज होता है, तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन को वहाँ पर थोड़ा सा कम करता है और हड्डी को घिसने से लाइक कंट्रोल करता है। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता रही हूँ। इसका लोकेशन जितना भी दिख रहा है सबको पूरा कर लो। हमारे नाक का सामने में नेसल सेप्टम जो है वहाँ प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स में, विंड पाइप में, ट्रैकिया में, विंड पाइप भी लिख सकते हो। इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम पता है कि नहीं क्या होता है? रिब्स तो ये है, पांसली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग का चेस्ट एरिया में होता है ना ऐसे रिब्स, और स्टर्नम ये बीच वाला को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के बीच में, ताकि वहाँ पर भी कुछ ऐसे दिक्कत ना हो। कहाँ गया यार, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोगों को ऐसे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कार्टिलेज हो गया। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का था, कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेज कंप्लीटेड, अभी बोन। बोन कैसा होता है हम लोग को पता है यार, हड्डी तो रिजिड होता है, हार्ड होता है और पोरस होता है। कार्टिलेज नॉन पोरस था लेकिन ये पोरस होता है। कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट था, ये सॉफ्ट नहीं होता। बोन सेल्स इस टाइप से दिखते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं, जिसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, याद रखना। बोन्स में बहुत अच्छा सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल्स होता है बच्चों। हड्डी में भी सोचो गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल्स होता है, खून वून पहुँचता है। और जो हड्डी होता है इट कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड लिविंग सेल्स। हड्डी लिविंग सेल्स से बना हुआ रहता है और उसमें जो सॉल्ट्स पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं, वही कैल्शियम वैल्शियम होता है ना, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है। तो ये सब हमारे हड्डी में पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल्स होता है, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं हड्डी में। वहाँ पर नहीं थे, देखो कार्टिलेज में नहीं थे, है ना। तो आप लोगों के कोर्स में बोन के बारे में इतना ही, एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं पढ़ना है, सब हायर क्लासेस में। तो जितना है मैं बता दी हूँ। तो अभी जो लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद नर्वस सिस्टम थोड़ा सा है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। सो द लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फ्लूइड के फॉर्म में होता है। तो हमारे बॉडी में बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। वाटर होता है लेकिन वाटर यहाँ पर वो टिश्यू नहीं कहलाएगा, ठीक है, टिश्यू का बात हो रहा है। सो ब्लड एंड लिम्फ आर द टू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा बहुत बच्चों पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में देख लेते हैं बच्चों। तो जो ब्लड होता है हम सबको पता है हमारे बॉडी में फ्लो करता है थ्रू ब्लड वेजल्स। अभी आप लोग ऐसे अपना रिस्ट एरिया देखना, आप लोगों के जो जैसे कि मेरा यहाँ पर ग्रीन ग्रीन नस दिख रहा है, किसी का थोड़ा सा ऑलिव ब्लू इस टाइप से रहता है कलर, इसको हम ब्लड वेजल्स बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, दे कैरी ब्लड और हमारे बॉडी के कोने कोने में खून को पहुंचाते हैं। तो खून जो होता है ना वो ना नस से घूमता है, ठीक है, नस के अंदर में रहता है वो और इधर उधर बॉडी में वो ट्रैवल करता है। खून का कलर होता है रेड, इट फ्लोज इनसाइड आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेजल्स। अच्छा, अभी अगर मैं आप लोगों को पूछी कि जो हमारा ब्लड होता है वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर होता है, एग्जाम्पल खाली सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं, मतलब समझाने के लिए बोल रही हूँ, तो आप लोग बोलोगे ना मैडम कि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है। यस, ब्लड जो हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, सो दैट इज जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो होता है बच्चों प्लाज्मा। क्या होता है वो, प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है ना ब्लड का वो होता है प्लाज्मा। सो हमारे ब्लड में ना मतलब ब्लड दो चीज़ से बना रहता है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। आप लोग सुने होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स का नाम सुने हो ना, तो वो ब्लड के सेल्स होते हैं, उनको हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। वो ब्लड के सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें ये आएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होता है वो बेसिकली वो दो चीज़ से बना हुआ रहता है। एक हो गया आपका प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, और दूसरा हो गया उसके सेल्स जिसको हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। अच्छा, जो प्लाज्मा होता है, अब बहुत जन की बुक में पेल येलो कलर लिखा रहता है उसका, ठीक है, और किसी किसी की बुक में स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड लिखा रहता है, वही हल्का सा येलोइश टाइप। आपके बुक में क्या कलर दिया है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, थोड़ा सा हल्का पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, और उसमें ना 85 से 90% वाटर होता है, मतलब वो 85 to 90% वाटर से बना हुआ रहता है, और बाकी का
जो पार्ट उसमें रहता है दैट इज ब्लड व्हाट कॉर्पसेल्स। प्लाज्मा में प्रोटीन भी रहता है बच्चों, ठीक है, प्रोटीन मिनरल्स ये सब भी रहता है। ब्लड कॉर्पसेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे ब्लड में? WBC, RBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये है 3 तो ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड के सेल्स जो कि इसमें पाए जाते हैं। RBC का बात करेंगे तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, तो वो रेड कलर इज़ ड्यू टू अ पिगमेंट जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। तो ये हेमोग्लोबिन आपको दिख रहा है नाम यहाँ पर, इसको शॉर्ट में हम लोग HB भी लिखते हैं। तो ये एक पिगमेंट है, जैसे कि पेड़ में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, वैसे हमारे ब्लड में जो ग्रीन कलर है वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। वो सॉरी, हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। और वो हेमोग्लोबिन जो होता है वो ना रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, वो WBC ब्लड प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाएगा, वो रेड ब्लड सेल में पाया जाएगा। तो ये ऐसे तो बुक में मेंशन नहीं था, पर ठीक है मैं यहाँ पर लिख दी हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। ये तो बहुत जिनको पता भी होगा, है ना। नेक्स्ट है लिम्फ। तो लिम्फ अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड है, हमारे बॉडी में पाया जाता है। जैसे कि ब्लड ट्रैवल करता है ना ब्लड वेजल से, वैसे ही लिम्फ ट्रैवल करता है बच्चों लिम्फ वेजल से। आगे जो चैप्टर है ना हार्ट करके आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आप लोगों का ना ये बहुत अच्छे से दिया। 10th में तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी एकदम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। सो लिम्फ जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। उसमें WBC होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। और कहीं कहीं पर ऐसा लिखा रहता है कि वो ट्रांसपेरेंट येलो फ्लूइड है, ठीक है, वरना बहुत जगह में ना कलरलेस लिखा रहता है। तो आप लोग देख लेना वो चीज़ आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। और वो किस में फ़्लो करता है? वो लिम्फ वेजल में फ़्लो करता है। ये भी हमारे ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, बस इसमें क्या है, इसमें RBC नहीं होते हैं, क्योंकि RBC रहेगा तो रेड कलर हो जाएगा, क्योंकि RBC में होमोग्लोबिन रहता है ना। तो इसमें ना RBC नहीं रहता, इट लैक्स RBC, इसमें WBC पाया जाता है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला है कि हम लोग लिम्फ को ना टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल के बीच में पाया जाता है। जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो उनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, उसमें वहाँ स्पेस में ये पाया जाता है। अब सेल का कलेक्शन को तो हम टिश्यू बोलते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में पाया जाता है, सेल के बीच में जो जगह होता है उसमें ये पाया जाता है। ब्लड एंड lymph फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इम्यूनिटी। जो ब्लड होता है और जो लिम्फ होता है, अब हम लोग को पता है कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन लेके जाता है बॉडी के कोने कोने में, न्यूट्रिएंट्स को वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट करवाता है। लिम्फ जो होता है, लिम्फ बच्चों बेसिकली इम्यूनिटी में हेल्प करवाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ब्लड एंड लिम्फ बॉडी के कोने कोने में ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। सो आपका कनेक्टिव टिश्यू भी ख़त्म, ठीक है। अब लास्ट जो टाइप ऑफ टिश्यू है एनिमल टिश्यू, दैट इज़ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में बिल्कुल भी अभी ज़्यादा नहीं है, क्लास 10th में एक अलग सा चैप्टर है, वहाँ पर पढ़ना, ठीक है। नर्वस टिश्यू में मेन आता है ये न्यूरॉन, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। इसका नाम है या तो न्यूरॉन बोल लो या फिर नर्व सेल भी बोल सकते हो। वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, ये इस टाइप का दिखता है। लॉन्गेस्ट सेल होता है बच्चों हमारे बॉडी में ये। अच्छा, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर का बात करूं तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये बीच का, इसको हम लोग बोलेंगे सेल बॉडी। ये सेल का बॉडी है, ये मेन सेल बॉडी है, जिसको साइटन भी बोलते हैं। ये चीज़ भी याद रखना, सेल बॉडी और साइटन। फिर सेल बॉडी के बाद ये जो स्टेप से हल्का हल्का आगे आगे बढ़ा है ना, ये इसको बोलते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। ये डेंड्रॉन्स जो है वो आगे चलकर और फर्दर डिवाइड हुआ है। पगला लोगों का जैसे बाल नहीं होता ऐसे बिखरा हुआ, वैसे वो जो एक तो सॉन्ग है ना काम डाउन वाला है ना, बेबी काम डाउन, उसमें देखना उसका बाल कैसा है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इसमें एक लड़का डांस करता है, इंस्टा में देखना, रील्स में दिखाता है, उसका बाल एकदम कैसे रहता है, बिखरा बिखरा। और WWE में कार्लिटो करके भी एक था, उसका बाल था ना। तो इन लोगों का भी क्या होता है, बेसिकली डेंड्रॉन्स आगे जाके ना और फर्दर डिवाइड होते हैं एकदम। देखो ये कैसे चित्रा चित्रा सा कैसा कार्लिटो टाइप हो गया है, उसको हम डेंड्राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? डेंड्राइट। देन ये जो आपका डेंड्रॉन्स डेंड्राइट्स दिख रहा है वो आगे चलकर थोड़ा और एक्सटेंड होता है। ये जो टेल जैसा दिख रहा है बीच का स्ट्रक्चर देखो पूरा, तो ये डेंड्रॉन आगे चलकर और आगे लंबा लंबा करके एक्सटेंड होता है और इसको हम लोग एक्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक्सॉन बोलते हैं। कहाँ लिखी हूँ मैं? यहाँ मेंशन करी हूँ, ठीक है। एक्सॉन हम लोग उसको बोलेंगे। समझ में आया? अभी
यहाँ पर जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस भी रहता है, तो हम लोग को ये न्यूक्लियस बीच का दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, जो जेली टाइप सब्सटेंस होता है ना, लिक्विड पार्ट सेल के अंदर में, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो एक प्रॉपर सेल जैसा है, इसमें साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है, बट इसका अलग अलग नाम है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देन आप लोगों को ये ऊपर में एक शीट दिखने को मिल रहा है, ये एक्सन के ऊपर में ऐसे कवरिंग, इसको हम लोग माइलिन शीट बोलते हैं, शायद ये आपकी बुक में मेंशन नहीं होगा, ठीक है। फिर ये एक माइलिन शीट है, फिर ये दूसरा स्टार्ट हुआ, तो ये बीच में जो गैप दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, इसको हम बोलते हैं नोट्स ऑफ रेनवियर। देन ये एक्सन आगे बढ़कर यहाँ पर और से फर्दर डिवाइड होके ये एक्सन एंडिंग बन रहा है, मतलब ये बेसिकली एक्सन का एंडिंग है, ये मसल्स है, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछे कि स्ट्रक्चर बनाओ लेबल करके, तो आप लोग बना भी सकते हो, या फिर एग्जाम में ना डायग्राम दे देगा और लेबलिंग करने आता है, तो आप लोगों को पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखी हूँ। नर्वस टिश्यू में बेसिकली न्यूरॉन्स पाए जाते हैं या फिर नर्व सेल पाए जाते हैं। न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस टिश्यू का बेस मतलब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। जो न्यूरॉन होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और न्यूरॉन जो होता है बच्चों, आप लोग यहाँ पर डायग्राम के थ्रू तो पढ़ चुके हो, न्यूरॉन का 3 पार्ट होता है, सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स एंड एक्सन, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर मेंशन कर दी हूँ, मतलब डेंड्रॉन डेंड्राइट हो गया, ये हो गया आपका एक्सन, और एक हो गया सेल बॉडी जिसको हम लोग साइटन भी बोलते हैं। नर्वस टिश्यू जो है, जो आप लोग अभी देख रहे हो न्यूरॉन, ये नर्वस टिश्यू न्यूरॉन, इसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी में ना मैसेज को ये ट्रांसफ़र करवाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग को कुछ जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग को कुछ मच्छर काटा इस एरिया में, ठीक है। अब यहाँ मच्छर काटा, लेकिन हम लोग का दिमाग को फट से पता चल जाता है कि अरे कुछ काटा है। तो बच्चों यहाँ से ना ऐसे न्यूरॉन्स लोग रहते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हो ना न्यूरॉन्स, ये रहता है यहाँ से, ये एक के बाद इस टाइप से इनका कनेक्शन रहता है। मतलब ये एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का आप लोग स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ये न्यूरॉन का ये एक्सन एंडिंग है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये सब पार्ट है। तो ये लोग एक के बाद एक का पूंछ का एंडिंग और एक का डेंड्राइट सिर का पार्ट, मतलब वो हेयर वाला स्ट्रक्चर जो मैं नहीं बोल रही थी वो, ये लोग का इस टाइप का कनेक्शन होता है। तो ये लोग इसी टाइप से कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे को अपने हमारे बॉडी में, और ये लोग ऐसे ही मैसेज को ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोगों को कुछ मच्छर काट दिया है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर इनका है। न्यूरॉन क्या करेगा, मैसेज को लेके जाएगा हमारे सिर की तरफ, मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तरफ वो लेके जाता है। फिर वहाँ से ब्रेन मैसेज भेजेगा दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू, अरे मच्छर काटा। अभी सोचो आप लोग कितनी जल्दी होती है ये सब जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, या फिर इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, बायोलॉजी की भाषा में हम लोग मैसेज को इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज़ ओनली ड्यू टू न्यूरॉन करवाता है ये सब चीज़ों को, ठीक है। और ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। आप ये लोगों का अरेंजमेंट तो देख चुके हो कि ये एक्सॉन एंडिंग है, और यहाँ पर मतलब एक एक्सॉन एंडिंग और यहाँ पर डेंड्राइट, ये लोगों का इस टाइप का पास कनेक्शन होता है, एक का पूंछ और एक का सिर, ठीक है। दोनों के बीच में ना ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं होता, ऐसे जुड़े हुए नहीं रहते वो लोग, स्पेस होता है उनके बीच का, उसको हम लोग सिनैप्स बोलते हैं। वो जो स्पेस होता है ना जंक्शन दोनों के बीच का, उसको हम लोग सिनैप्स बोलते हैं। यहीं से तो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से मैसेज पकड़ा, ऐसे लेके गया, इसको दे दिया, ठीक है। ऐसे ट्रांसफ़र ये लोग कर देते हैं, फिर इस टाइप से ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज चलता रहता है। और भी बहुत सारा यहाँ पर चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग बेसिकली क्लास 10 में पढ़ोगे। अभी ज़्यादा है ही नहीं बच्चों, इतना दिमाग लगाना है ही नहीं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 22 क्वेश्चन में बनाई हूँ, और भी हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पर देखो अभी अगर पता चल जाएगा ना कि आप लोगों का लाइक सेमेस्टर सिस्टम होगा या जो भी अगर क्लियर हो जाएगा ना साइट से, तब उस हिसाब से मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवा दूंगी, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। नाउ पहला, दिस कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स द स्किन विद द मसल्स। अब कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़े हैं, क्वेश्चन है कि ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्किन को मसल से जोड़ता है, बाइंड करता है, तो वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। देन दिस टिश्यू एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह कौन सा टिश्यू एक्ट करता है, एडिपोज टिश्यू, जो ज़्यादा हमारे हिप एरिया तरफ प्रेजेंट होता है। हाईली ब्रांच्ड एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन का जो हाईली ब्रांच्ड एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्व एंडिंग्स, क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स, या फिर एक्सॉन एंडिंग में लिख सकते हो। बोन सेल्स आर कॉल्ड, हड्डी के जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। डैश कनेक्ट्स बोन टू बोन, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट्स। मसल्स को बोन से कौन कनेक्ट करवाता है, टेंडन्स। कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड डैश
कॉन्ड्रोसाइट्स। लिम्फ में क्या नहीं होता, लिम्फ लैक्स डैश, लिम्फ में क्या नहीं होता हम लोग पढ़े हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन या फिर नर्व सेल लिख सकते हो, है ना। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन डैश, कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो तो हार्ट में, कार्डियक वर्ड सुने मतलब हार्ट। कार्डियक मसल्स आर डैश इन नेचर, डैश इन नेचर मतलब वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री का बात कर रहे हैं, तो वो लोग इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। क्या कंट्रोल कर सकते हो आप लोग, हार्ट के मसल्स को नहीं कर सकते हो। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश मसल्स। स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम क्या है, वॉलेंट्री या स्ट्रेटेड मसल्स। ईच मसल फाइबर ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स हैज डैश न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। जो स्ट्रेटेड मसल्स होता है हम लोग पढ़े हैं, डायग्राम को देख के हमने आप लोगों को बताई थी, उसके हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है या कितना होता है हम लोग पढ़े थे, तो मैनी होते हैं। देन लाइट एंड डार्क alternate bands are found in dash and dash muscles and absent in dash muscles। तो light and dark bands जो हम लोग स्ट्रेट्स देख रहे थे वो बच्चों स्ट्रेटेड मसल्स में होगा और एक कार्डियक मसल्स में होता है, लेकिन अनस्ट्रेटेड में वो नहीं होता है। कार्टिलेज इज डैश टिश्यू, नॉन पोरस टिश्यू। अब यहाँ पर एपिथेलियम का क्वेश्चन है, देखो एपिथेलियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर बच्चे लोग ना मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो बहुत अलग अलग टाइप का है ना, तो एपिथेलियम का टाइप्स में हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब है डैश एपिथेलियम आर फ्लैटेंड, फ्लैटेंड है मतलब चिपटे से, पॉलीगनल शेप के। कौन से एपिथेलियम थे बच्चों, स्क्वैमस, याद आया। डैश एपिथेलियम आर फाउंड इन स्किन एंड कॉर्निया। लास्ट टाइप ऑफ हम लोग पढ़े थे ना एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का बात हो रहा है। देन कौन सा एपिथेलियम म्यूकस सिक्रेट करता है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना, वो ग्लैंड्स के जैसे रहते हैं जो। देन डैश एपिथेलियम आर मोर और लेस स्क्वाड शेप्ड। कौन से एपिथेलियम है जो थोड़ा सा लाइक स्क्वाड शेप टाइप रहते हैं, तो क्यूबॉइडल। देन ये लास्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी है, डैश कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। किसमें प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, ऑब्वियसली ब्लड में ही तो रहेगा ना, ये दो चीज़ समझ में आया। नेक्स्ट देखो ये डायग्राम बेस्ड दो क्वेश्चन है। नाउ लेबल दी फॉलोइंग, ये तो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लेबलिंग करने बोल रहा है, तो यहाँ पर न्यूरॉन बना दिया है और आप लोगों को लेबल करने बोलेगा, और हाँ इस टाइप से आएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डायग्राम को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है ये एक नर्व सेल है, अभी ये पार्ट जैसे ए कहाँ गया, ये इसको ए दे दिया है, ये बीच वाले को बी दे दिया, आप लोगों को सब करना आ जाएगा। इसको सी दे दिया है, ये डी है, ये ई है, आराम से कर लो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मसल्स, हम लोग जो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े थे ना, उसमें हम लोग डायग्राम के थ्रू पढ़े थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग डायग्राम को स्किप कर दिए थे, नहीं करे थे। तो वहाँ पर आप लोग पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। तो ये मसल्स क्या है अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा, और ये कौन से मसल्स है ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। ये सब मसल्स है, क्लियर। अब आप लोगों को ये ध्यान देना है स्ट्रेन्स और जो ब्रांच्ड होते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रेन्स नहीं है, तो कौन सा टाइप ऑफ मसल्स है आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर देखोगे स्ट्रेन्स है लेकिन ये ब्रांच्ड है ना, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन से टाइप ऑफ मसल्स है। तो ये मसल्स का टाइप बहुत ईजी है, बस उसको ध्यान से समझना पड़ता है तो वो हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर का आता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोग इसी टाइप से और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो, और भी क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर आपका हो गया यहीं ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फ्लावर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। साथ ही साथ में बच्चों केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स में एनरोल अगर अभी तक नहीं करे हो तो डू एनरोल नाउ थ्रू द लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।